उच्चारण स्थान पढ़े थे। उच्चारण स्थान कल हमने पढ़े थे। तो अब आगे देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद पढ़िए। उच्चारण प्रयत्न से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से चला हुआ है ध्वनि वर्ण तथा के आधार पर पढ़े थे। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद देखिए किस प्रकार से हैं। उच्चारण प्रयत्न से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके कारण उच्चारण अवयव वायु के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। उच्चारण प्रयत्न से तात्पर्य क्या है? उन प्रक्रियाओं से है जिनके कारण क्या है, उच्चारण अवयव जीभ और निचला होंठ वायु के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। जिनके कारण उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ वायु के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। अर्थात वे कहीं उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं तो कहीं उच्चारण स्थान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। होठ और जीभ जो है यह तो उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं या उसके निकट तक चले जाते हैं, जिससे वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकलती है। जिससे जो वायु है बाहर निकलती है तो घर्षण करती हुई निकलती है। कहीं स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो कहीं वायु मुख से कम या अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। कब? जब जीभ और निचला होठ उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं तब। कुछ प्रमुख प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं, वे देखिए। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु के मार्ग में अवरोध या रुकावट पैदा करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है, जीभ और निचला होठ जब ऊपर उठते हैं और उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं तो उस समय वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं जो वर्ण, उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं स्पर्शी व्यंजन: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये सभी 5 वर्ग हैं। पांचों में 5-5 वर्ण हैं तो 25 जो हैं व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। अब ये तो है स्पर्शी व्यंजन। आगे हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? कैसे होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते हैं बल्कि उनके बहुत निकट आ जाते हैं। क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में उच्चारण अवयव जो हमारे निचला ओठ और जीभ जो है उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते बल्कि उसके निकट तक पहुंच जाते हैं। निकट तक पहुंच जाते हैं और निकट तक जब पहुंचते हैं तो ओठ और उस स्थान में, ओठ या जीभ जो भी है उसका उस उच्चारण स्थान के बीच में इतनी जगह रह जाती है कि वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकल सकती है। तो उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करती है बल्कि थोड़ी सी जगह रह जाती है दोनों के बीच में, जिसमें से वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकल जाती है। उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। हिंदी के संघर्षी व्यंजन हैं कौन कौन से? स, श, झ, फ, ख और ह। ये हैं आपके संघर्षी व्यंजन। जो बोले जाते हैं हवा बाहर निकल जाती है, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। स, श, झ, फ
और ह। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इस वर्ग में य, र, ल, व व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये व्यंजन आते हैं। इनके उच्चारण में अन्य व्यंजन ध्वनियों की तुलना में कम मात्रा में अवरोध होता है। जो ये य, र, ल, व व्यंजन है, इनके उच्चारण में अन्य जो ध्वनियां होती हैं, अन्य वर्ण जो होते हैं, उनकी तुलना में कम मात्रा में अवरोध होता है। इनमें से भी य, व अर्ध स्वर कहलाते हैं। जो ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ वर्ण, इनमें से य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। र के उच्चारण में जीभ मुख के बीच में पहुंचकर आगे पीछे झटके से गिरती है। र हम बोलेंगे तो हमारी जीभ है मुंह के अंदर, वो क्या करती है? आगे पीछे झटके से गिरती है बोलते हुए। र हम बोलेंगे तो हमारी जीभ झटके से गिरती है, बीच में झटके से खा के। अतः भाषा विज्ञान में इसे लुंठित कहते हैं। किसको? र वर्ण को। र वर्ण को भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं? लुंठित। और ल के उच्चारण में जीभ की नोक मुख के ऊपरी अगले भाग में स्पर्श कर एक या दोनों ओर पार्श्व बनाती हैं। ल का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ की नोक मुख के ऊपरी अगले भाग में क्या करती है? स्पर्श करती है और एक या दोनों और क्या करती हैं? पार्श्व बनाती हैं। इसी आधार पर ल व्यंजन क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ल व्यंजन क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। इस तरह अंतस्थ व्यंजन वर्णों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो हैं उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के जो 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन तालिका देखिए नीचे। अंतस्थ व्यंजन ऊपर दे दिया, इसके 3 भाग किए गए हैं। एक तो अर्ध स्वर है, अभी ऊपर बताया भी था। य और व अर्ध स्वर हैं। र लुंठित स्वर है और ल पार्श्विक स्वर है। पता लग गया? य व अर्ध स्वर हैं। अंतस्थ है लुंठित है र और पार्श्विक है ल। ये तालिका में 3 भेद किए गए हैं। तो तीनों भेद आपने तालिका में देख लिए हैं, तो अब समझ आ गए होंगे। आगे देखिए अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार होता है लाइन के ऊपर बिंदु, डॉट, तथा विसर्ग होते हैं 2 बिंदु। ध्वनियों को अस्वर का आधार लेकर ये जो अंग और ये विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग है, इनको अस्वर का आधार लेकर अ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो अंग हो जाएगा और अ के बाद विसर्ग लगाएंगे तो अह हो जाएगा। इसके रूप में दिखाया जाता है। अतः संस्कृत आचार्यों ने इनको अयोगवाह कहा। संस्कृत आचार्य ने इनको क्या कहा? अयोगवाह कहा है। ये दोनों ध्वनियां व्यंजन हैं। क्या है? ये दोनों ध्वनियां व्यंजन हैं तथा वर्णमाला में इन्हें स्वरों के समाप्त होने के बाद दिखाया जाता है। ये जो दोनों ध्वनियां हैं व्यंजन हैं, वर्णमाला में कहाँ मिलेंगे? आपको स्वरों के समाप्त होने के बाद। जैसे अ, आ, ई, उ आदि होते हैं ना, ये सभी समाप्त हो जाते हैं, उनके बाद अंत में दिखाई देंगे आपको अंग और अह। व्यंजन होने के कारण इनका उच्चारण भी स्वर की मदद से ही किया जाता है। व्यंजन होने के कारण ही इनका उच्चारण कैसे होता है? स्वर की मदद से, यानी अ का प्रयोग होता है दोनों में, अंग और अह। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार नासिक व्यंजन ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? नासिक व्यंजन ध्वनियां होती हैं। व्यंजन होने के कारण इनके उच्चारण में भी वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। व्यंजन होने के कारण
ये व्यंजन है। तो व्यंजन होने के कारण इनके उच्चारण में भी क्या होता है, वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, परंतु यह अन्य व्यंजन ध्वनियों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होता। जो ये नासिक व्यंजन है, ये अन्य व्यंजन ध्वनियों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जाता। इसका उच्चारण कैसे होता है, इसके परिवेश पर निर्भर करता है। परिवेश पर आश्रित होने के कारण यह आश्रित व्यंजन भी कहलाता है। इसका उच्चारण परिवेश पर निर्भर करता है और परिवेश पर आश्रित होने के कारण यह आश्रित व्यंजन भी कहलाता है। और इसका लिखित चिन्ह क्या है, बिंदु है। इसका लिखित चिन्ह क्या है, बिंदु है। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग शब्द में 2 स्थानों पर किया जाता है। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 2 प्रकार से होता है, 2 स्थानों पर होता है। जैसे फर्स्ट है शब्द के अंत में। इस अनुस्वार का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। तो जैसे शब्द के अंत में आने पर अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में किया जाता है। इस अनुस्वार का प्रयोग शब्द के अंत में म के रूप में किया जाता है। जैसे स्वयं, स्वयं 2 तरह का दे रखा है। एक में तो य के ऊपर अनुस्वार है, य के ऊपर अनुस्वार है। और जब हम दूसरी तरह से लिखेंगे तो इसमें अंत में क्या आया, म हलंत। अनुस्वार ही है ये, म हलंत के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। अहम, अहम ब्रैकेट में संस्कृत वाला शब्द है अहम, यहाँ पर इसको अहम को म के द्वारा भी लिखा गया है, तो ये अनुस्वार ही होता है म भी। सेकंड है शब्द के बीच, शब्द बीच में अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है। शब्द में यदि अनुस्वार के पहले एक स्वर हो तथा बाद में एक व्यंजन, तब ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। शब्द में यदि पहले तो क्या हो, अनुस्वार हो, शब्द में यदि अनुस्वार के पहले तो स्वर हो और बाद में व्यंजन हो, तब ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। वस्तुतः इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में होने लगता है। इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि यह कवर्ग के किसी भी व्यंजन के पहले आता है, कवर्ग में यानी क ख ग घ अंग, इसमें किसी से भी पहले आता है, तो इसका उच्चारण उस वर्ग के अंतिम स्वर यानी नासिक्य, अंतिम स्वर जैसे ग होता है उसके रूप में किया जाता है। कवर्ग के किसी भी व्यंजन के पहले आता है, यदि यह अनुस्वार, आगे उदाहरण में पता लगेगा, यदि यह अनुस्वार कवर्ग में किसी भी व्यंजन के पहले आता है तो इसका उच्चारण किसके रूप में होता है, उसी वर्ग के लास्ट वर्ण के रूप में होता है। जैसे कवर्ग में लास्ट वर्ण होता है ग, तो उसके रूप में होगा। इसी प्रकार क्या है, चवर्ग में भी जितने व्यंजन हैं उसमें भी जो चवर्ग से पहले कोई वर्ण आएगा तो लास्ट ही के रूप में उसका यह के रूप में वो बदल जाएगा, उसका प्रयोग होगा। ऐसे ही टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सभी में इसी प्रकार से होगा। तवर्ग में आएगा तो लास्ट में न के रूप में होगा, टवर्ग के उसमें आएगा उसमें अण के रूप में होगा, पवर्ग के रूप में आएगा तो पवर्ग में लास्ट वाला म होता है तो उसके रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए नीचे उदाहरण, अंगद, अंगद दे रखा है, अ के ऊपर अनुस्वार ग और द, ये ऐसे अंगद लिखा हुआ है। यदि कवर्ग है ग, कवर्ग है ना ग, तो इससे पहले ये स्वर है अ और इसके ऊपर अनुस्वार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी वर्ग का जो ये वर्ण है वो लास्ट वाला बन जाएगा। जैसे अंगो, अंगद, ये दूसरा पहले वाला लिखा हुआ है, ये लास्ट वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब नेक्स्ट देखिए पंडित,
पंडित, तो इसमें कैसे लास्ट वर्ण में चला गया ण। हिंदी में देखिए, हिंदी में अनुस्वार है, तो ये द इसी वर्ग में आया है, तो इसमें न तवर्ग के अंदर आया है द, और इसी तवर्ग का लास्ट वर्ण ये इसमें प्रयोग हुआ है हिंदी में। ऐसे ही ये अगले हैं। जैसे शांति वाली में देखिए, शांति अनुस्वार है शा के ऊपर, और तवर्ग है, तो इसमें तवर्ग में क्या आएगा लास्ट में न। शांति में आधे न का भी प्रयोग हुआ है। ये इस तरह से भी लिखे जाते हैं। अब आगे है विसर्ग। विसर्ग में वर्णमाला में विसर्ग को अ के रूप में दिखाया जाता है। वर्णमाला में विसर्ग को किसके रूप में दिखाया जाता है? अ के रूप में दिखाया जाता है। विसर्ग भी एक क्या है? व्यंजन है। संस्कृत में ह व्यंजन दो तरह से उच्चारित होता था। संस्कृत में ह व्यंजन किस प्रकार से उच्चारित होता था? दो तरह से होता था। एक के लिए ह चिन्ह लगाया गया और दूसरे के लिए विसर्ग। विसर्ग व्यंजन को हम बोलते हैं तो ह के साउंड में बोलते हैं, तो एक के लिए तो ह चिन्ह बनाया गया और दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण भी ह के रूप में होने लगा है, पर विसर्ग युक्त संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उनका लेखन संस्कृत की ही तरह विसर्ग लगाकर किया जाता है। विसर्ग युक्त जो संस्कृत के शब्द हैं वे हिंदी में आए हैं, उनका लेखन हिंदी में किसकी तरह किया जाता है? संस्कृत की तरह ही विसर्ग लगाकर किया जाता है। जैसे प्रातः, लास्ट में विसर्ग है। अतः, इसमें भी लास्ट में विसर्ग है। स्वतः, ये संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ये ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि के उच्चारण का अंतर समाप्त हो गया है। जैसे प्रातः, प्रातः बोलेंगे तो इसमें प्रातः विसर्ग की साउंड आ रही है, और सुबह बोलेंगे तो इसमें यहाँ पर ह की आवाज पूरी आ रही है। तो इनमें अंतर समझ आ गया हमें। दोनों ही शब्दों की अंतिम ध्वनि का उच्चारण है के रूप में हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर से साफ पता चल रहा है, जो विसर्ग है वो भी ह की आवाज में है और सुबह में भी ह की आवाज है। अब वर्ण तथा वर्णमाला। उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए कुछ लिखित चिन्ह हैं, वे क्या कहलाते हैं? वर्ण कमलेश कहलाते हैं। मैम, हाँ जी, मैम तथा वर्णमाला। उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए जो लिखित वर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्ण, जिनको हम बोलते हैं। उन्हीं वर्णों को जब हम लिखते हैं तो उनको लिखित चिन्ह जो होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। इस तरह प्रत्येक लिपि में दो तरह के वर्ण पाए गए हैं। प्रत्येक लिपि में कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। देवनागरी लिपि के स्वर वर्ण हैं कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये होते हैं स्वर वर्ण। किस लिपि के हैं? देवनागरी लिपि के। देवनागरी लिपि के ये हैं स्वर वर्ण, और देवनागरी लिपि के व्यंजन वर्ण हैं क, ख, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, य, र, ल, व, श, श, ह आदि। इन्हीं वर्णों को एक साथ एक स्थान पर एक क्रम में जब माला के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। जो भी ये वर्ण हैं, स्वर और वर्ण, स्वर और व्यंजन, जो भी ये वर्ण है, इनको एक स्थान पर एक क्रम में जब माला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है
तो इनको क्या कहा जाता है? वर्णमाला। हिंदी भाषा सीखने का आरंभ आपने हिंदी वर्णमाला से ही किया होगा। अब तक आप हिंदी के समस्त वर्णों से अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। फिर भी आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए नीचे वर्णमाला की तालिका दी हुई है। वर्णमाला दिए गए हैं, इनको देखिए। हिंदी वर्णमाला के अंदर ये नीचे तक सारे आए हुए हैं। आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, नर्सरी वगैरह में हुए होंगे, एलकेजी में, जब भी आपने ये वर्णमाला पढ़ी होगी, स्वर पढ़े होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे, इन्हीं को वर्णमाला कहते हैं, जब ये एक साथ लिखे जाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में देखिए, निरअनुनासिक। निरअनुनासिक होते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है निरअनुनासिक स्वर। फिर आगत स्वर। आगत स्वर में होता है अ की साउंड जो होती है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, ये वो अ होता है, इसको बोलते हैं हम आगत स्वर। फिर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में होता है अंग, इसमें अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु वाला होता है। अनुनासिक, इसमें कैसे लिखा जाता है ये? अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये नाक और मुंह दोनों की जरूरत से बोले जाते हैं। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? इसमें अनुस्वार होता है, जिसमें जो भी अक्षर लिखा जाता है उसके ऊपर लाइन लगाई जाती है, तो उसके ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं, जैसे अंग। फिर है विसर्ग। विसर्ग में विसर्ग है अ के बाद विसर्ग लगे हैं तो ये बोला जाएगा अह। ये विसर्ग होते हैं। अन्य व्यंजन ये नीचे हैं। पहले तो ये अनुस्वार थे, अनुनासिक स्वर बताए, आगत स्वर बताया, अब ये अनुस्वार बताया और विसर्ग बताया। अब है अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5-5 वर्ण इनमें आते हैं। पहले भी आपको बताए हैं। कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो फिर पढ़ लेना। उसके बाद य, र, ल, व और स, श, श और ह, ये होते हैं अन्य व्यंजन। अब कुछ नव विकसित व्यंजन और आ गए हैं, नए और व्यंजन बन गए हैं। वो होते हैं उड़ और ढ। अड़ और ढ। और पहले आए थे आपके सामने आगत स्वर। आगत स्वर था अ, और यहाँ आया है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से हैं? ज और फ। ज और फ, ये होते हैं आपके आगत व्यंजन। उसके बाद देखिए मात्रा चिन्ह। मात्रा चिन्ह देखिए। अब हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों की सहायता से होता है। परंतु लिखते समय हिंदी के अलावा अन्य सभी भाषाओं में स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। लिखते समय हिंदी के अलावा जो अन्य भाषाएं होती हैं उनमें स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अंग्रेजी में पिन शब्द है, इसको इस शब्द के पी का उच्चारण प तथा ई को मिलाकर ही किया जाता है। जैसे PIN अंग्रेजी में ऐसे होता है। अंग्रेजी में पिन PIN शब्द के पी का उच्चारण प और ई को मिलाकर किया जाता है, लेकिन लिखते समय व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे PI, पी लिखने में तो इकट्ठा बोला गया, पी और न
पी लिखा गया तो इसको व्यंजन को और स्वर को अलग अलग करके लिखा गया है, जैसे पी और आई। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला तो जाता ही है, बोला तो जाता ही है, साथ ही मिला। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला जाता है और लिखा भी मिलाकर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिन है, दिन के दी को कैसे लिखा जाएगा? द प्लस ई, इसको मिलाकर ही तो हम बोलते हैं, द और ई नहीं बोलते हम, बल्कि कैसे बोलते हैं? दिन। बोलते भी ऐसे हैं दी और लिखते भी ऐसे ही हैं दी। इसलिए देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों के लिए दो तरह के चिन्ह बनाए गए हैं। इसलिए क्या है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों के लिए दो तरह के चिन्ह बनाए गए हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली स्वर ध्वनियों के लिए अलग चिन्ह हैं, लिखित चिन्ह हैं। स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होने वाले स्वर ध्वनियां हैं उनके लिए अलग लिखित चिन्ह हैं तथा व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए अलग चिन्ह होते हैं। कौन से लिखित चिन्ह होते हैं? तो व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहा गया है। व्यंजन वर्णों के साथ जो मिलाकर लिखे जाते हैं स्वर वर्ण, उनको ही मात्रा कहा गया है। उनको ही क्या कहा गया है? मात्रा चिन्ह कहा गया है। तो आज ये चैप्टर हमने मात्रा चिन्ह तक पढ़ा है। यहीं तक आपको इसने